हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों ने 1 बजे कार्बोनिल कंपाउंड का सेकंड लेक्चर देख लिया होगा और इस समय शाम के 6-7 बज रहे होंगे जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। पिछले 2 दिनों से 2 लेक्चर आपको मिल रहे हैं। उसका रीजन यही है कि 4-5 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाए थे, ऐप बस्ट हो गया था, ठीक है। और संडे को टेस्ट पेपर में आ रहा है। बेटा मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। संडे के पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी हो गई है, वो आ ही रही है, और कार्बोनिल कंपाउंड जहां तक हो गया है वहां तक आएगा। आप सबसे ज्यादा आज घर पे रिवाइज करिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो भी क्वेश्चन आपके फंसे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, मोस्ट ऑफ द बच्चे अपने डाउट मुझे भेज चुके हैं। उसका वीडियो भी 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आज ही अपलोड हो जाएगा। तो अपने डाउट को क्लियर भी कर लीजिएगा, क्योंकि कल के टेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक के होंगे। ओके, हम लोग बात करते हैं अब आगे की। पिछली क्लास में जो कल हुई थी इलेक्ट्रोकेम का सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। 2 मिनट का रिवीजन देते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोकेम का सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा था। ऊपर वालों का एसआरपी सबसे कम, नीचे वालों का एसआरपी सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स होंगे उनका नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के नीचे वालों का पॉजिटिव हो। हम लोगों ने जो ईसीएस बनाई है वो एसआरपी में बनाई है, रिडक्शन पोटेंशियल में बनाई है। इसलिए हम लोग हमेशा रिडक्शन को दिखाते हैं। Li+ से Li, Mg+2 से Mg, Al+3 से Al, क्लोरीन से Cl-, रिडक्शन दिखाते हैं। इस ईसीएस पर हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। पहला एप्लीकेशन पढ़ा, नीचे वाले पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर वाले पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम। और मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन। हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए जाते हैं 2 लोगों के और पूछते हैं पावरफुल रिड्यूसिंग कौन होगा या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा। मान लीजिए उन्होंने पूछा पावरफुल रिड्यूसिंग कौन होगा, तो 2 बातें। पहली बात, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जिसका ऑक्सीडेशन, और दूसरी बात पावरफुल रिड्यूसिंग कौन होगा जो ऊपर। उन्होंने पूछा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग बताइए, फिर 2 बातें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हो, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग वो होगा जो ईसीएस में नीचे हो। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि ऊपर वाली मेटल जो होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। कभी भी आपको 3-4 मेटल दी जाए, उनके आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाए, सबसे पहले आप ईसीएस बना लिया करो। रिएक्टिविटी ऑर्डर अब बाएं हाथ का खेल है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले कम रिएक्टिव। इसी में हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े कि ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करते हैं। हम लोगों ने इसी में दूसरा पॉइंट पढ़ा कि हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। रीजन वही था, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाले ज्यादा रिड्यूसिंग है, जो नीचे वालों को रिड्यूस कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा बच्चों एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसमें 2 मेटल की रॉड पड़ी होती है और इनको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोलाइट AB को आपने पानी में घोलकर इसमें भर दिया, ठीक है। बैटरी की बड़ी प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, तो उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड, और छोटी प्लेट से जुड़ा होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, उसे हम लोग बच्चों कहते हैं कैथोड। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस प्रकार से हो रहा है। क्या होता है जब करंट इसके अंदर जाती है तो क्या होता है, देखिए बेटा,
ये जो कैटायन होते हैं ये अपने चार्ज को खत्म करने के लिए एनोड पर जाते हैं, और ये जो एनायन होते हैं अपने चार्ज को खत्म करने के लिए एनोड पर जाते हैं। हम लोग बात करें एट एनोड। एनोड पे बच्चों क्या होता है, ये एनायन एनोड पर जाता है और अपने निगेटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कैटायन जाएगा, अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसका रिडक्शन बच्चों हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एनोड से जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो एनोड टू कैथोड ही होगा वाया एक्सटर्नल सर्किट। ध्यान रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए एनोड टू कैथोड ही होता है वाया एक्सटर्नल सर्किट। ये हमेशा समझिए। इस बर्तन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हमेशा होता है एनोड टू कैथोड वाया एक्सटर्नल सर्किट, या आप बोल सकते हो कैथोड टू एनोड वाया इंटरनल सर्किट। हमेशा ध्यान रखना, चाहे गैल्वेनिक हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो। तो बच्चों आप देखिए क्या हो रहा है, आप करंट को कंज्यूम कर रहे हैं और ना होने वाली रिएक्शन को करवा रहे हैं। इसीलिए बेटा हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल के जस्ट अपोजिट होता है, वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हमेशा एनोड टू कैथोड होता है, एनायन एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज होता है, कैटायन कैथोड पर जाके रिड्यूस होता है। अगर बेटा इस बर्तन में एक ही कैटायन एक ही एनायन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर बर्तन में एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन है तो प्रॉब्लम आई कि कौन सा कैटायन कैथोड पर जाएगा और कौन सा एनायन एनोड पर जाएगा। तो आप अगर ये बेसिक आप समझ गए हो तो आप एक नोट लिख लो। नोट, वो कैटायन कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होता है जो ईसीएस में नीचे हो। वो कैटायन पहले डिस्चार्ज होता है जो ईसीएस में नीचे हो, और वो एनायन एनोड पर पहले डिस्चार्ज होगा जिसके पास ऑक्सीजन कम हो, जिसके पास ऑक्सीजन कम हो, जिसके पास ऑक्सीजन कम हो, ब्रैकेट में एक्सेप्ट फ्लोराइड। बच्चों मेरी बात सुन, अगर बर्तन में एक से ज्यादा कैटायन है तो वो कैटायन कैथोड पर जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, और अगर एक से ज्यादा एनायन है तो वो एनायन एनोड पर जाएगा जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम हो। इसका एक्सेप्शन है फ्लोराइड।
क्लियर, इतना समझ लिया। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से डिटेल में देखते हैं। इसको लिख लीजिएगा। पहले मैंने बेसिक बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, कैसे कैटायन जाता है कैथोड पर, कैसे एनायन जाता है एनोड पर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल को बदलते हैं केमिकल में, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हमेशा एनोड टू कैथोड होता है। पहले बेसिक सीख लिया आप लोगों ने, अब एग्जाम्पल से और सीख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों मोल्टन NaCl, पहला एग्जाम्पल। देखिए बेटा, मोल्टन का मतलब होता है पिघली हुई स्टेट, जहां पर पानी नहीं होगा। जब पानी नहीं होगा, सिर्फ सॉल्ट है पिघला हुआ, तो इस प्रकार से टूट गया। आइए देखिए क्या होगा एट कैथोड। कैथोड पर एक ही कैटायन है, वही जाएगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा। एनोड पर कौन जाएगा, एक ही एनायन है, वही एनोड पर जाएगा और इस प्रकार से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, एक ही कैटायन एक ही एनायन था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, aqueous NaCl। aqueous NaCl का मतलब है इसमें पानी भी होगा, तो सॉल्ट भी टूटा और पानी भी पार्शली आयोनाइज्ड होता है। अब देखिए दो कैटायन और दो एनायन है, तो आइए देखिए कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर वो जाएगा जो ECS में नीचे हो, लिकबासर का ना सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन काफी नीचे है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाएगा। बात करते हैं एनोड पर कौन जाएगा, वो एनायन जाएगा जिसके पास ऑक्सीजन कम है, दैट इज Cl-, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। बर्तन में क्या बचेगा, NaOH। इसीलिए aqueous NaCl का इस्तेमाल करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH। क्यों, क्योंकि जब aqueous NaCl, इसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, जब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो बर्तन में क्या बनने लगा, NaOH। H+ गैस के रूप में निकल गया, Cl- भी गैस के रूप में निकल गया, तो बर्तन में मेनली क्या बन गया, NaOH। इसीलिए इसका यूज करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ NaOH। इन प्रिपरेशन ऑफ NaOH brine solution is used. What is brine solution? Aqueous NaCl। आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो मोल्टन NaCl में एक ही कैटायन एक ही एनायन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और aqueous NaCl में दो कैटायन है और दो एनायन है, तो जो नीचे होगा वो कैथोड पे जाएगा और जिसके पास ऑक्सीजन कम होगा वो एनोड पर जाएगा। राइट, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए अब मैंने एग्जांपल ले लिया aqueous NaCl के बाद से ले लिया तीसरा एग्जांपल aqueous NaF। ऑफ कोर्स सॉल्ट है, पूरा टूटेगा। aqueous का मतलब वाटर भी होगा, पार्शली आयोनाइज्ड होगा। देखिए चलते हैं कैथोड पर। बच्चों कैथोड पर वो कैटायन जाएगा जो ECS में नीचे है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। बात करते हैं एनोड पर क्या होगा। एनोड पर वो एनायन जाता है जिसके पास ऑक्सीजन कम हो एक्सेप्ट फ्लोराइड। देखिए वैसे तो ट्रिक के अकॉर्डिंग फ्लोरीन के पास ऑक्सीजन कम है, इसको जाना चाहिए, लेकिन फ्लोराइड में एक्सेप्शन है, फ्लोराइड एनोड पर नहीं जाएगा, दूसरा वाला जाता है, इसलिए हमें OH- को भेजना पड़ेगा। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब OH- ऑक्सीडाइज होता है तो ये ऑक्सीजन गैस निकालता है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, तो OH- का जब ऑक्सीडेशन कभी भी हम करवाएं, आप हमेशा बनाएंगे ऑक्सीजन
गैस। मतलब aqueous NaF की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। बर्तन में फिर से NaF ही बचा रह जाएगा। ओके, अच्छा सुनना बेटा, हाँ थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। अब अगर हम यहां पर 2 कर दें तो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है बेटा? रिएक्शन की बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो यहां पर भी हम 2 कर दे रहे हैं तो ये हट जाएगा। अब 2H प्लस है, 2OH माइनस है, तो यहां भी 2 कर दे रहे हैं, तो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बस ये ध्यान रखिएगा कि OH माइनस के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस निकलती है, राइट। तो 3 एग्जांपल आपने देखे। मोल्टेन में देखा एक ही कैटायन एक ही एनायन होता है, aqueous में 2-2 होते हैं। तो कैथोड पर वो जाएगा जो ECS में नीचे हो, एनोड पर वो जाएगा जिसके पास ऑक्सीजन कम हो एक्सेप्ट फ्लोराइड, राइट। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। मान ली बड़ा चौथा एग्जांपल मैंने ले लिया, aqueous कॉपर सल्फेट। मोल्टेन के एग्जांपल नहीं ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि मोल्टेन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। एक ही कैटायन होता है वही कैथोड पे जाएगा, एक ही एनायन होता है वही एनोड पे जाएगा। जो भी क्वेश्चन आते हैं aqueous के ऊपर आते हैं, इसीलिए सॉल्ट 100% टूट गया, वाटर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। आप चार्ज को बैलेंस कर दे रहे हो, तुम्हारे पास 2 प्लस है तो मेरे पास भी 2 प्लस, तुम्हारे पास 2 माइनस है तो मेरे पास भी 2 माइनस होंगे। आइए चलते कैथोड पर। देखना बच्चों, वो जाएगा जो ECS में नीचे होगा। ECS में नीचे कौन होता है? Cu+2। तो Cu+2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ेगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। और एनोड पर वो जाता है जिसके पास ऑक्सीजन कम हो, या 4 ऑक्सीजन है या 2 ऑक्सीजन है तो OH जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा और ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं जब aqueous कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा और ऑक्सीजन गैस एनोड पर निकलेगी। बच्चों बर्तन में क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप इस मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड को बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर हुआ होगा। ये भी आप देखिए ECS का एप्लीकेशन है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी वही बता पाएगा कि नीचे कौन होता है, क्योंकि नीचे वाला कैथोड पर जाता है। ओके बच्चों, चलिए ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हमसे कुछ एप्लीकेशंस पढ़े। अब बेटा हम लोग जा रहे हैं इस चैप्टर में 2 हेडिंग शेष बची हैं। अगली हेडिंग है करोजन। आइए बच्चा देखते हैं, हटा रहे बेटा इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। अगली बेटा हेडिंग है करोजन। व्हाट इज करोजन? साथ में लिखेंगे स्लो डीके ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। वातावरण में उपस्थित गैसों और मॉइस्चर के कारण धीमे धीमे मेटल का गलना कहलाता है करोजन। द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे की पाइप को अपने घर की छत पे डाल आइए, 1 महीने बाद देखिए पाइप लाल पीला हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा करोजन, राइट। आपको जान के ताज्जुब होगा, नो करोजन इन वैक्यूम। नो करोजन इन वैक्यूम। क्यों? वैक्यूम में जब कोई गैस ही नहीं होगी, जब कोई मॉइस्चर ही नहीं होगा, तो वैक्यूम में बच्चों कोई करोजन नहीं होता है। नेक्स्ट, करोजन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। करोजन जो बच्चों होता है स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। लोहे में जंग अपने आप लगती है, हम लोग जबरदस्ती लगाते नहीं। क्लियर? तो इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
बात करें बेटा एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक और भी होता है, एनसीईआरटी में लिखा है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। आप बच्चों कोई चांदी का बर्तन खरीद के लाइए बाजार से, बड़ा चमकता है, आफ्टर 10 डेज 20 डेज या 1 मंथ आप देखिए वो काला पड़ने लगता है। तो ये जो काला पड़ रहा है ना, इसी को कहते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, एंड दिस इज ए टाइप ऑफ करोजन। काला पड़ने का मेन रीजन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर इनटू सिल्वर सल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण ही काला पड़ जाता है। यह भी एक करोजन का प्रक्रम है, इसे टर्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। अगला बड़ा एग्जांपल है इसका, जो थोड़ा हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। मैं आपको बताना चाहूंगा, रस्ट इज, जंग को अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं। रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3.XS2। हम लोगों को बच्चों रस्टिंग को ही डिटेल में पढ़ना है। आइए मैं आपको बताऊं आखिर लोहे में जंग कैसे लगती है। आपको जान के बच्चों ताज्जुब होगा कि लोहे में जंग लगना भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। एक छोटे छोटे कई सारे गैल्वेनिक सेल लोहे की सरफेस पर बन जाते हैं, और इन गैल्वेनिक सेल बनने के कारण, इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के कारण लोहे में जंग लगती है। आइए मैं अपने स्टूडेंट को इसको डिटेल में पढ़ाऊं। मेरी मेन हेडिंग चल रही है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, मान लो बच्चों ये लोहे का एक टुकड़ा है, आयरन पाइप, ठीक है। होता क्या बच्चों, जगह जगह पर क्या होता है, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल बन जाते हैं। हम एक सेल आपको बनाकर दिखाएं, ये कोई छोटी सी जगह है, हमने अंदर गड्ढा कर दिया है दिखाने के लिए कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इस छोटी सी जगह पर एक गैल्वेनिक सेल बन गया, एक हिस्सा एनोड बन गया, एक हिस्सा कैथोड बन गया, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एनोड टू कैथोड होने लगा। कैसे होने लगा जब देखिएगा, गैल्वेनिक सेल है, आइए देखते हैं एनोड पर क्या होगा। ऑफ कोर्स एनोड पर बच्चों ऑक्सीडेशन होगा, आयरन के पाइप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनटू Fe+2। जब तक बच्चों आयरन एटॉमिक फॉर्म में था, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में था, तब तक ये आयरन का पार्ट था, इस पाइप का पार्ट था, इस पाइप को मजबूती दे रहा था। जैसे ये ऑक्सीडाइज होके Fe+2 में आया, तो ये पाइप को छोड़ के बाहर आ गया, और जब लगातार इस प्रकार से आयरन पाइप को छोड़ के बाहर आता जाता है बेटा, तो धीरे धीरे पाइप आपका कमजोर होता जाता है। इसीलिए बच्चों करोजन कोई बेनिफिशियल काम नहीं है, ये बहुत ही हानिकारक काम है। बड़े बड़े ब्रिज गिर सकते हैं, क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लगेगी तो लोहा कमजोर होता जाएगा और वो टूट भी सकता है। तो करोजन का बच्चों मुख्य कारण होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंचते हैं, जहां पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करती है, और एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन हो जाता है। एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन हो जाता है इनटू वाटर। आप देख सकते हैं 0 से -2 में जा रही है, इसका रिडक्शन हो गया। अब सोचो बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉन कोई देगा ही तब जब बगल में इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई हो। अगर इन एटमॉस्फेरिक गैसों को हटा दें तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला जब हट जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन देने में भी मन नहीं होगा,
और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, जब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो बच्चों करोजन भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिखवाया नो करोजन इन वैक्यूम, राइट। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, वहां पर तो आयरन +3 स्टेट में होता है, ये तो +2 स्टेट में आया। बच्चों आयरन शुरुआती दौर में +2 स्टेट में ही बाहर आता है। +2 का +3 में बदलना स्पॉन्टेनियस होता है, वो ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 में, तो हम उसकी टेंशन नहीं लेते। जब भी करोजन की इक्वेशन आएगी, आप एनोड पर आयरन का ऑक्सीडेशन कराएंगे Fe+2 में, और कैथोड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन कराएंगे वाटर में, दोनों को ऐड कर दीजिए तो करोजन की इक्वेशन बच्चों आपको मिल जाएगी Fe+½ O2 in presence of H+ बराबर Fe+2 + water। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ करोजन। और आप देख सकते हैं इसी करोजन के कारण आयरन सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में आ रहा है, पाइप को छोड़ के बाहर आ रहा है, इसी को बच्चों कहते हैं करोजन। तो करोजन इज आल्सो ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होता है। हम लोग अगर चाहें तो चूंकि करोजन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यहां पर भी गैल्वेनिक सेल बन रहा है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। लेफ्ट में दिखाते हैं एनोडिक रिएक्शन, बोले तो ऑक्सीडेशन, और राइट में दिखाते हैं कैथोडिक रिएक्शन, बोले तो रिडक्शन। आप यहां पर H+ भी लिख देते हैं, तो ये बच्चों हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल जो करोजन के दौरान बन रहा है। ओके, तो ये बच्चों आज आप लोगों ने पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट। तो रस्ट क्या होता है ये सीखा, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल बनते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी बच्चों आप लोगों ने देख लिया, राइट। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहां पे बेटा मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये आपके एग्जाम में आता है कि करोजन का मुख्य कारण क्या है। मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो आप देख रहे हैं मेटल का ऑक्सीडेशन, राइट। तो करोजन या रस्टिंग इज ड्यू टू oxidation of metal, that is anodic nature। बेटा एक पॉइंट बच्चों मैं और बताना चाहूंगा यहां पर, अगर बेटा आप एक लोहे के पाइप को ले और उसको एक ऐसे पानी में डुबो दें जो ड्रिंकिंग वाटर हो, और एक बार ऐसे पानी में डुबो दें जो सॉल्टी वाटर हो, समुद्र का खारा पानी, तो हम देखते हैं कि समुद्र के खारे पानी में जो आयरन का पाइप डूबा है उसमें करोजन, उसमें जंग जल्दी लग जाती है। तो वेरी इजी आंसर, सॉल्टी वाटर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और उन इलेक्ट्रोलाइट के कारण एनोड से कैथोड की तरफ जो 2 इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन हुआ था, एनोड से कैथोड की तरफ जो 2 इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन हुआ था, ये बहुत जल्दी होने लगता है। इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन जितना ज्यादा होगा मतलब ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा होगा, मतलब जंग का फॉर्मेशन उतनी जल्दी से होगा। तो यही बच्चों मेरा दूसरा पॉइंट है कि इन सॉल्टी वाटर, करोजन इज फास्ट, करोजन इज फास्ट ड्यू टू presence of ions which increases migration of electron।
which increases migration of electron, right? तो आपने करोजन में रस्टिंग देखी, रस्ट क्या होता है, मैकेनिज्म देखी, गैल्वेनिक सेल पढ़ा। आपने ये भी समझा करोजन एक गंदा प्रोसेस है, एक हार्मफुल प्रोसेस है, इससे लोहे को नुकसान पहुंचता है, लोहा कमजोर हो जाता है, लोहे से बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो टूट सकती। जरूरत है लोहे को करोजन से बचाने के लिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम करोजन। ठीक है बच्चों, हटा दे रहे हैं इसको। अगला बेटा पॉइंट होगा करोजन से प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। आई प्रोटेक्शन, पहला बच्चों होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। पहला बच्चों होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। समझिएगा जरा, आपको मालूम है कि करोजन का मुख्य कारण है मेटल का ऑक्सीडेशन होना, उसका एनोड के तरीके बिहेव करना। हम कुछ ऐसी जुगाड़ लगाएंगे कि हमारा आयरन एनोड बन ही ना पाए, हम उसको कैथोड बनाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कि जैसे देखिए बेटा, कभी आप लोगों ने जमीन के अंदर लोहे के पाइप पड़ते हुए देखे हों, लोहे के पाइप जमीन के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं, गैस लाइन बिछ रही हो, वाटर लाइन बिछ रही हो, तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों, इस आयरन पाइप को जगह जगह मैग्नीशियम के ब्लॉक से जोड़ देते हैं। अब मैग्नीशियम के ब्लॉक से जोड़ने से फायदा क्या मिलता है, ध्यान सुनो बेटा। मैग्नीशियम की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, आयरन की पोजीशन नीचे है। ऊपर वाले पावरफुल रेड्यूसिंग होते हैं, मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करना पसंद करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को आयरन के साथ जोड़ते हैं, अब आयरन की औकात नहीं कि वो मैग्नीशियम के सामने ऑक्सीडाइज हो सके। यहां पर बच्चों मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होने लगता है और ये दो इलेक्ट्रॉन निकलकर आयरन पाइप के पास जाने लगते हैं। मतलब अब की बार एनोड कौन बन गया, मैग्नीशियम। अब की बार एनोड कौन बन गया, मैग्नीशियम बन गया। और आयरन पाइप को क्या बनना पड़ेगा, कैथोड। कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन। अरे मेरे भाई, ऑक्सीडाइज होता तो बर्बाद होता, रिडक्शन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। हमने आयरन पाइप को कैथोड बना दिया, अब ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो करोजन भी नहीं होगा। इसे ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम के ब्लॉक से जोड़ने का मुख्य कारण क्या है, मैग्नीशियम की पोजीशन ईसीएस में ऊपर है। ऊपर होने के कारण ये पावरफुल रेड्यूसिंग है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा। इसीलिए अब ऊपर वाले का हम लोग एनोड बन जाता है और नीचे वाले का बन जाता है कैथोड, तो अब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसी को कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। यही बच्चों रीजन होता है समुद्री जो जहाज होते हैं उनमें नीचे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम के ब्लॉक लगा देते हैं। समुद्री जहाज लोहे का बना है, समुद्र के खारे पानी में टहल रहा है जहां पे करोजन की खतरा बहुत ज्यादा, तो मैग्नीशियम के ब्लॉक क्या करते हैं, खुद बन जाते हैं एनोड, खुद ऑक्सीडाइज होने लगते हैं और लोहे को बना देते हैं कैथोड। अब लोहा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, करोजन नहीं होगा। इसी को कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। ओके बच्चों, दूसरा बेटा तरीका होता है प्रोटेक्शन का, दूसरा बड़ा तरीका होता है वाया कोटिंग ऑफ मेटल। वाया कोटिंग ऑफ मेटल, हम लोग आयरन के ऊपर दूसरे मेटलों की कोटिंग कर देते हैं। अब यहां पर भी दो केस बन सकते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करी है आपने या लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करी है आपने। मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करी है आपने
या लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करी है आपने। मेरे भाई, आयरन के ऊपर भी मेटल्स है, आयरन के नीचे भी मेटल है। ऊपर वाली मेटल आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाली मेटल आयरन से कम रिएक्टिव है। तो दो रास्ते हैं कि आयरन के ऊपर आप किसकी कोटिंग कर रहे हैं। ऊपर वाली मेटल जैसे आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा, ऊपर वाली मेटल जो होती हैं वो आयरन को कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये खुद बन जाती हैं एनोड, इनके खुद का ऑक्सीडेशन होने लगता है और आयरन बन जाता है कैथोड। जब वो कैथोड बनेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल से जो प्रोटेक्शन होता है बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करी, आप किसी की भी कर सकते हैं। अगर जिंक की बच्चों कोटिंग करते हैं तो इस पर्टिकुलर कोटिंग को नाम दिया जाता है गैल्वेनाइजेशन। इस पर्टिकुलर को बच्चों नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब देखिए बेटा, मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग ज्यादा अच्छी क्यों होती है? ये जब तक इसको चारों तरफ से ढके है तब तक तो ये बच रहा है। अगर ये कोटिंग कहीं से ब्रेक भी हो जाती है तब भी आयरन का करोजन नहीं होता है, क्योंकि जिंक जब तक इससे जुड़ा हुआ है वो इसको कैथोड बना देगा और खुद बना रहेगा एनोड। और जब तक ये कैथोड बना रहेगा तब तक इसका करोजन नहीं होता। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि मोर रिएक्टिव मेटल खुद एनोड बन जाती हैं, खुद ऑक्सीडाइज होती रहती हैं, खुद बर्बाद होती रहती हैं, लेकिन लोहे को बर्बाद होने नहीं देती। इसीलिए बच्चों मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कहलाती है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। खुद को बर्बाद कर लेती हैं लेकिन लोहे को बर्बाद होने नहीं देती, इसीलिए इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। लेस रिएक्टिव मेटल तो बहुत अच्छा नहीं होता है। आप निकल ले सकते हैं, कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। यहां पर लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं। ये इसको तभी तक प्रोटेक्ट करता है बच्चों जब तक ये चारों तरफ से ढके हुए। अगर कहीं से ब्रेकिंग होती है कोटिंग की तो फिर करोजन चालू हो जाएगा, क्योंकि आयरन निकिल से ऊपर है, आयरन एनोड बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा और ये करोड होने लगेगा। इसलिए ये प्रोटेक्शन उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा प्रोटेक्शन होता है मोर रिएक्टिव मेटल का, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से दो तरीके पढ़े, कैथोडिक प्रोटेक्शन और वाया कोटिंग ऑफ अदर मेटल। एनसीईआरटी में एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है कि कुछ केमिकल की कोटिंग कर देते हैं। ओके, एक तरीका ये भी लिखा है कोटिंग ऑफ केमिकल, कोटिंग ऑफ केमिकल, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है बिस्फिनॉल, आल्सो प्रिवेंट corrosion। आल्सो प्रिवेंट corrosion। ओके बेटा, तो इस प्रकार से बेटा आप लोगों ने जो है करोजन देखा, राइट बेटा। ओके, तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोलिसिस, वो पढ़ लिया, और एक छोटा सा टॉपिक था करोजन का, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। बेटा पानी देना, पानी पीना। एक लास्ट हेडिंग जो इस चैप्टर में आपकी रह गई है दैट इज बैटरी। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं बैटरी के बारे में। लास्ट हेडिंग है बच्चों, देखिए ला बेटा, बेटा वो ये ले आओ। हम लोग बात करेंगे बैटरी की।
ये भी प्यारा सा कॉन्सेप्ट भाई एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बैटरी बच्चों क्या होती हैं? बैटरी जो बच्चों होते हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहली, या उससे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि बैटरी होती क्या है। दे आर combination of electrochemical cell। जब बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, गैल्वेनिक सेल को आपस में मिला देते हैं तो बैटरी बन जाती है। आप कभी बाजार में जाइए बैटरी लेने, तो छोटी बैटरी से लेकर बड़ी बैटरी तक आपको बाजार में मिलती है। वो नंबर ऑफ सेल के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। बैटरी बच्चों दो प्रकार की होती है। बैटरी बच्चों दो प्रकार की होती है। पहला, प्राइमरी सेल। सेल बोलो या बैटरी बोलो, बात तो एक ही है ना, सेल को मिलाकर ही तो बैटरी बनती है। प्राइमरी सेल बच्चों उन्हें कहते हैं कैन नॉट रिचार्ज, हेंस नॉट रीयूज्ड। आप लोगों ने देखे होंगे बाजार में एवरीरेडी के पेंसिल वाले सेल मिलते हैं, 5 रुपए 7 रुपए वाले। गली में डाला, एक बार खत्म हो गया, फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। हाँ, ये प्राइमरी सेल होते हैं। बाजार से नया लाइए, डिस्चार्ज करिए, चलाइए, डिस्चार्ज होने के बाद फेंक दीजिए। इनको बार बार हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए बार बार हम लोग इनको रीयूज्ड भी नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बच्चों इसके दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा है लेक्लेंसे सेल, या हम लोग इसको बच्चों ड्राई सेल भी कहते हैं। लेक्लेंसे सेल और ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट बच्चों होता है NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड। बच्चों ये याद होना चाहिए। लेक्लेंसे सेल और ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड। और एक पॉइंट आपको और याद करना है, डीपोलराइजर। ध्यान रखिएगा, मतलब जानने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे याद होना चाहिए कि डीपोलराइजर क्या होता है लेक्लेंसे सेल में, इट इज MnO2। दूसरा एग्जांपल बच्चों इसका लिखा हुआ है बटन सेल। बटन सेल या मरकरी सेल। और इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें बच्चों इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH प्लस HgO, इसीलिए इसको मरकरी सेल भी कहते हैं। बटन सेल और मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट KOH प्लस HgO होता है। बटन सेल की बच्चों खास बात क्या है, जब तक ये काम करता है तब तक ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। आपने घड़ियों में यूज होने वाले सेल देखे होंगे, जब तक चलते हैं घड़ी हर दिन सही टाइम बताती है। डिस्चार्ज जैसे तुमने सेल लगाया, सेल डिस्चार्ज होना चालू हो गया। अगर डिस्चार्ज होना चालू हो गया तो क्या ऐसा होता है कि आज जिस समय पर 5 बज रहे हैं, कल उस समय पर 4 बजे, परसों उस समय पर 3 बजे? ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारी सेल चलता रहता है, घड़ी हमको डेली सही टाइम बताती रहती है। उसका रीजन क्या होता है कि जो बटन सेल होते हैं ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जब तक काम करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों वो कंज्यूम नहीं होता। इन सेलों के खराब होने के दूसरे रीजन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी सेल के दो एग्जांपल लिखे। अब बेटा हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल की बात करेंगे, आपने लिख लिया होगा इसको। और कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं होता। दूसरा बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
सेकेंडरी सेल। Secondary cell can recharge, hence used again and again, again and again। एनसीईआरटी में इसके भी 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। निकेल कैडमियम सेल, इसे हम लोग निकेल सेल भी कहते हैं, डिटेलिंग नहीं पढ़नी है। और दूसरा बच्चों लिखा हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी, घरों में यूज होने वाली बैटरी, इसकी हम लोगों को डिटेलिंग पढ़नी है, हाउस होल्ड बैटरी। सुनिए बेटा, आप लोग के घरों में जो बैटरी होती है, आप देखते हैं इन्वर्टर के साथ बड़ी सी बैटरी लगी होती है, ये एक सेकेंडरी बैटरी होती है, सेकेंडरी सेल होता है। बत्ती चली गई, बैटरी डिस्चार्ज होना चालू हुई, हम पंखा चला रहे हैं, लाइट चला रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। जब बत्ती आ जाती है तो बैटरी फिर से चार्ज होना चालू हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज, ये प्रक्रम जो है सालों साल तक चलता रहता है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग को यही पढ़ना है कि हमारी लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेड स्टोरेज बैटरी में हम लोग लेड का बनाते हैं एनोड, कैथोड हम लोग बनाते हैं PbO2 का, इसे हम लोग इसीलिए लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। और बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोलाइट होता है कंसंट्रेट H2SO4। लेड स्टोरेज बैटरी घरों में यूज होने वाली बैटरी, सेकेंडरी सेल होता है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है। एनोड होता है लेड का, कैथोड होता है लेड डाइऑक्साइड, जिसे लेड एक्यूमुलेटर भी इसीलिए कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट होता है कंसंट्रेट H2SO4। यहां भी आपको दोनों चीजें पढ़नी है। डिस्चार्ज होगी तो क्या क्या घटना बैटरी के अंदर होगी, और जब चार्ज होगी तो क्या क्या घटना बैटरी के अंदर होगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। आइए देखते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है, और वो केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, जिससे हम पंखा चलाते हैं। मतलब जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है, हमारी नहीं लेड स्टोरेज बैटरी, तो इट वर्क लाइक गैल्वेनिक सेल, वर्क लाइक गैल्वेनिक सेल। जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। मैं बैटरी के अंदर जो बहुत सारे गैल्वेनिक सेल होंगे, मैं एक सेल को बनाकर दिखा रहा हूं, या देखिएगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, जिसको आपने H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया है, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है,
जब ये गैल्वेनिक सेल बनेगा तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होगा। ये पूरी क्लास को मालूम है, ठीक है। आइए देखिए क्या होगा एट एनोड। सुना बच्चों, ऑफ कोर्स एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड बना है पीबी का, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा और सल्फेट से कंबाइन करके PbSO4 बनाएगा। ये सल्फेट कहां से मिला होगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड के टूटने से आपको सल्फेट मिला होगा, जिससे कंबाइन करके ये PbSO4 बनाएगा। PbSO4 वाटर इंसॉल्युबल होता है, ये इस एनोड पर चिपक जाएगा। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड पर जाएंगे। कैथोड पर इन 2 इलेक्ट्रॉनों को PbO2 पकड़कर रिड्यूस हो जाएगा। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के टूटने से सल्फेट मिलेंगे और 4H+ और हमें मिल जाएगा PbSO4 प्लस वाटर। PbSO4 फिर सॉलिड है, वाटर इनसॉल्युबल है, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से देखो, जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है तो एनोड पर लेड का ऑक्सीडेशन होता है PbSO4 में और PbO2 का रिडक्शन होता है PbSO4। यही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी होता है और यही रेड्यूस प्रोडक्ट भी होता है, जो अपने अपने इलेक्ट्रोड पर चिपक जाता है। बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि डिस्चार्जिंग के दौरान जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो बैटरी के इलेक्ट्रोडों पर ही चिपक जाते हैं। इसीलिए जब रिचार्ज करते हैं तो यही रिएक्शनें बच्चों रिवर्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रिवर्स हो जाती हैं। अगर ये बनने वाला प्रोडक्ट अपने इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट ना होता, ये उड़ जाता, तो बच्चों इसको रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि डिस्चार्जिंग के दौरान बनने वाली चीजें अपने अपने इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाती हैं, इसीलिए चार्जिंग करते समय यही रिएक्शनें रिवर्स हो जाती हैं और बैटरी रिचार्ज होने लगती है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन पूछी जाए डिस्चार्जिंग की तो जोड़ दीजिए Pb प्लस PbO2, 2H एक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, 2H एक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड बराबर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbSO4 प्लस 2H2। कहने का मतलब है, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है बेटा, तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता चला जाता है। कंज्यूम होते होते इसकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है, और जब इसकी कंसंट्रेशन एक निश्चित मात्रा से कम होने लगती है तो जो इन्वर्टर होता है वो सीटी मारता है, और सीटी इस बात का इंडिकेशन होता है कि जल्दी से बत्ती बुला लो वरना बैटरी भी काम करना बंद कर देगी। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता है कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है? डिस्चार्जिंग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का कंसप्शन होता है। तो आप इसको लिखिएगा, और ये तो इतना लिख चुके थे, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिख रहा है 10 सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो एनोड पर लेड का ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर PbO2 का रिडक्शन हुआ, और डिस्चार्जिंग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुआ। राइट बेटा। अब बेटा हम लोग बात करेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा कि ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले मैं इसी को देख के बताना चाहूंगा, फिर मैं सीधे लिखवा दूंगा। सुनना, चार्जिंग के दौरान
यही रिएक्शनें अपने अपने इलेक्ट्रोड पर रिवर्स हो जाती हैं। बात नंबर 1 समझो। और बात नंबर 2, ना सिर्फ ये रिएक्शनें रिवर्स हो जाती हैं बल्कि इलेक्ट्रोड भी रिवर्स हो जाते हैं। जिसे आप चार्जिंग में डिस्चार्जिंग में एनोड बोल रहे हैं वो जिसे आप डिस्चार्जिंग में एनोड बोल रहे हैं वो चार्जिंग में कैथोड बन जाएगा, और जिसे आप डिस्चार्जिंग में कैथोड बोल रहे हैं वो चार्जिंग में एनोड बन जाएगा। तो अब सुनिए समरी, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो अब सुनो। अगर रिचार्जिंग में एनोड पर रिएक्शन पूछी जाए तो कैथोड वाले को पलटा के लिखेंगे, और कैथोड पे रिएक्शन पूछी जाए तो एनोड वाले को पलटा कर लिखेंगे। क्योंकि जब रिचार्ज होता है सेल हमारा, जब बैटरी रिचार्ज होती है तो ना सिर्फ रिएक्शनें पलट जाती हैं बल्कि इलेक्ट्रोडों के नाम भी पलट जाते हैं। जो डिस्चार्जिंग में एनोड होता है वो रिचार्जिंग में कैथोड हो जाता है, और जो कैथोड होता है वो एनोड हो जाता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, रिचार्जिंग में अगर एनोड पे रिएक्शन पूछी जाए तो कैथोड वाले को पलटा के लिखेंगे, और कैथोड पे रिएक्शन पूछी जाए तो एनोड वाले को पलटा कर लिखेंगे। जैसे अगर मैं इसी को छोटा कर दूं, ठीक है, और किनारे लिख दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या होगा, तो अगर ड्यूरिंग रिचार्जिंग आपसे पूछा जा रहा है, मान लो पूछा जाए कि रिचार्जिंग में एनोड पर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कैथोड वाली रिएक्शन पहले लिख लीजिएगा और उसको पलटा के लिख दीजिएगा, दैट इज PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O बराबर PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस। एनोड पर पूछा तो कैथोड को पलटा के लिखेंगे, और अगर बेटा हमसे रिचार्जिंग के दौरान कैथोड पर पूछते तो हम लोग क्या करते, एनोड वाले को पलटा के लिखेंगे, दैट इज PbSO4 बराबर Pb माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 माइनस 2। नेट रिएक्शन पूछी जाती रिचार्जिंग के दौरान क्या होगा, तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन को उल्टा करके लिख देते, ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O बराबर PbO2 प्लस Pb प्लस ट्वाइस H2SO। आप देख सकते हैं जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा था, जब बैटरी रिचार्ज होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनने लगता है। ओके, यही बच्चों होता है लेड स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी सेल होता है। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर बच्चों क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ओके, आज जब आप इस लेक्चर को देख लें, जो थोड़े बहुत सवाल अगर रह गए हैं सीट के वो लगा लीजिएगा। रात के 9 साढ़े 9 बजे तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, आप उसे जरूर देख लें। कल के टेस्ट में 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑर्गेनिक के होंगे। ओके बच्चे, तो ओके बेटा, थैंक यू।